हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं एक नई सी टॉपिक तुगलक डायनेस्टी। अब पिछले हमने पढ़ा है कि खिलजी डायनेस्टी, उसके पहले पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी, और आज हम पढ़ेंगे तीसरी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में आती है, तुगलक डायनेस्टी। इसके बारे में हम जानेंगे ये शुरुआत कैसी हुई थी, किसने इसका फाउंडेशन रखा और कौन कौन इसमें जो एम्पायर आए जिन्होंने रूल करा है तुगलक डायनेस्टी में, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में हम जानेंगे उनके बारे में। और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उनके टेन्यूर में, उनके टर्म में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, जो तारीख याद रखी जाती है, वो सब सारी चीजें इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। वो सब सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक डायनेस्टी। अब क्या होता है कि जो तुगलक डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, जो ने आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि खुसरो खान को गयासुद्दीन तुगलक ने कत्ल कर दिया था, मार दिया था। उसके बाद इन्होंने तुगलक डायनेस्टी का एस्टेब्लिश करा। ठीक, तो अब ये जानेंगे खुसरो खान था कौन और गयासुद्दीन तुगलक आया कैसे। अब देखिए, जानिए इतनी सी बात है कि खुसरो खान था जो खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे, उनका आदमी था। ठीक, उनके मतलब के उनके टाइम में वो उनका खास आदमी हुआ करता था। उनको मारने के बाद खुसरो खान ने उनको मार दिया और फिर क्या होता है, खुसरो खान गद्दी पे बैठ जाता है। और गयासुद्दीन मलिक जो होते हैं, गयासुद्दीन ये क्या होते हैं कि एक टाइप गवर्नर होते हैं मुल्तान के गवर्नर होते हैं। और इन्होंने तय किया कि अब क्या है कि गद्दी पे मुझे जाना चाहिए। इन्होंने आने से पहले क्या करते हैं कि सारे जो यहाँ के जो गवर्नर होते हैं, लोकल गवर्नर, उन सबसे बात करते हैं कि क्या आप मेरा साथ देंगे। सबने बोला हाँ हाँ साथ देंगे, चलो भाई आप चलो, हम लोग आपके साथ हैं। तो इन्होंने क्या किया कि गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को कत्ल किया और इंडिया में तुगलक डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी। ठीक, तो यहीं से तारीख शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी की। तो चलिए हम लोग देखते हैं तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से लेकर 1414 तक हमारे हिंदुस्तान में इन्होंने हुकूमत करी है। बहुत लंबा अर्सा, मतलब लगभग 100 ईयर तक इन्होंने शासन करी है हमारे देश में। तो आइए हम लोग देखते हैं तुगलक डायनेस्टी को बहुत अच्छे से। ये रहे गयासुद्दीन तुगलक, उनकी तस्वीर और उनके बारे में कुछ पॉइंट, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और यही चीजें आपको एग्जाम में नंबर देकर जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ये देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक इन्होंने रूल करा। ये भी सेम उन्हीं के जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, नेक्स्ट तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने भी छोटा सा इनका टेन्यूर रहा। अब क्या है कि जो फाउंडर होते हैं वो थोड़ा सा ही रहते हैं। इसके बाद क्या आता है कि जो आने वाले हैं वो लंबा मजा ले लेते हैं। जैसे कि अब्बा की कमाई की आप रोटी तोड़ते हो, सेम यहाँ पे भी है। गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं कि इन्होंने फाउंडेशन रखा और इनके आने वाली जो पीढ़ी है वो मजे करते हैं। ये चलता रहा है, पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। अब देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक एंड गाजी मलिक। अब बोलोगे गयासुद्दीन तुगलक एंड गाजी मलिक, इनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक, मतलब दोनों इनका नाम था, दोनों अलग अलग नहीं थे। गाजी मलिक इनका नाम था, इन्होंने बाद में इसको बड़ा करने के लिए गयासुद्दीन रखा और तुगलक इनकी डायनेस्टी थी। अब तुगलक इनकी डायनेस्टी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो स्टार्टिंग में थे ये रहने वाले थे तुर्क के, और अफगान में ये लोग माइग्रेट हुए थे। ठीक, तो दोनों को मिलकर इन्होंने, जो तुगलक थी इनकी पहले से एंसेस्टर, जो इनका कबीला हुआ करता था वो तुगलक हुआ करता था, उसी को इन्होंने फिर से हाईलाइट करा है। तो तुगलक डायनेस्टी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी है। ठीक, अब देखते हैं कि फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। आपसे पूछेगा तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो गयासुद्दीन नहीं देकर बल्कि गाजी मलिक भी देगा, तो आप लोग वहां पे टिक करोगे, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, दोनों दिया रहेगा। ठीक, याद रखिएगा आप लोग ये चीज को। अब सेकेंड आते हैं, इन 1320 ही असेंडेड द थ्रोन। ये गद्दी पे कब बैठते? 1320 में। आपको पता है कि तुगलक डायनेस्टी इंडिया में कब फॉर्म हुई थी? 1320 में ये लोग गद्दी पे बैठे थे, तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि उससे पहले कौन थी? खिलजी डायनेस्टी थी। उसके बाद आते हैं कौन? तुगलक डायनेस्टी। ये चीज देख ली, 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। ही ब्रॉट बंगाल, उत्कला, उड़ीसा एंड वारंगल अंडर हिज कंट्रोल। आते आते इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो चीजें बिखर रही थी खिलजी डायनेस्टी के लास्ट में, मुबारक खिलजी के टाइम में, ये सब सारी चीज अपने पास ये कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने किसको लिया? बंगाल को। जो बंगाल एक बहुत बड़ा लोकेशन हुआ करता था, मतलब बहुत बड़ी इसकी जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, प्लेस थी, बंगाल की बहुत बड़ी थी। जो बंगाल में चला जाता था वो मान लीजिए कि इंडिया के एक मतलब 25% जगह पे रूल कर रहा है। जैसे हम लोग आगे देखेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बंगाल को लेकर पूरी रूलिंग स्टार्ट कर देते थे। तो वो सब सारी चीज देखिएगा, बंगाल उस टाइम में बहुत बड़ा था। अब नेक्स्ट आता है उत्कला। उत्कला क्या है भाई? आपने तो कभी सुना नहीं होगा। जो हमारा इस साइड के, नॉर्थ साइड के, ये लोग उत्कला का नाम सुनते नहीं है। और आपको क्योंकि इतनी पॉपुलर अभी है नहीं कि आप लोग जानोगे बंगाल जैसा। उड़ीसा तो आपकी स्टेट है, आप जानेंगे। अब लोग उत्कला भी बता दीजिए सर। बिल्कुल बताएंगे भाई, उत्कला भी उड़ीसा की, अभी जो उड़ीसा है ना, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे उत्कला है। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वारंगल। ये क्या है भाई? वारंगल ये कौन सी जगह है? मैंने तो कभी नहीं सुनी, ना ही कोई स्टेट है, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट है, बट हमने सुना नहीं है। ये क्या है कि जो मॉडर्न तेलंगाना है
जो तेलंगाना हमारी बनी है, फॉर्म हुई है, उसी का एक पार्ट है कौन, वारंगल। मतलब बेसिकली आप जान लीजिए कि तेलंगाना उस टाइम आंध्र प्रदेश, कुछ दिन पहले बात करते तो हम लोग आंध्र प्रदेश करते, अभी तेलंगाना में है। आगे बात समझ में, चारों चीजें समझ में आ गई। इन चारों को अपने कंट्रोल में लिया कौन, गयासुद्दीन तुगलक। आते आते काम शुरू कर दिया था इन्होंने। अब आते हैं कि 1325 में गयासुद्दीन वाज डाइड। अब देखो भाई, काम शुरू नहीं किया कहानी खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है, जो फर्स्ट सक्सेसर रहते हैं उनके साथ यही हो रहा है। जो हमने अभी तक जितने डायनेस्टी को पढ़ा उसमें यही होते हैं, देख रहे हैं हम लोग। अब ये बोलते हैं कि जो बंगाल की विक्ट्री थी उसको जश्न मनाने में इनकी डेथ हो जाती है। अब ये जश्न मनाते में इनकी डेथ कैसे हो जाती है भाई, ये हम जानेंगे। कैसे होता है भाई, कोई जश्न मना रहा है उसमें ही उनकी वफात हो जा रही है। सॉरी। अब क्या होता है कि अब देखिएगा कि जो एक बुक में लिखी हुई है, मैंने पढ़ा था सतीश चंद्र की मेडिवल हिस्ट्री में, उसमें दिया है कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल की जो विक्ट्री उसमें जीत हासिल करते हैं, तो जब जीत हासिल करके अपने एम्पायर अपने किले में लौटते हैं, तो इनके जो बेटे होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो जीत इनका इस्तकबाल करते हैं, मतलब वेलकम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धूमधाम से सजाया हुआ होता है उन्होंने, पूरी फूल तैयारी है, जश्न मनाने वाले हैं क्योंकि अब्बा हमारे जीत के आ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, सजावट में क्या होती है, बहुत सारी चीजें लगती है, लकड़ी वगैरह ये सब पूरी भरपूर सजाई होती है पूरी जगह को। उसमें क्या होता है कि एक जो बड़ा लकड़ी का जो सजावट होता है, जब गयासुद्दीन तुगलक आते हैं उनके ऊपर ये गिर जाता है। बहुत बुरा हुआ भाई। तो बहुत हिस्टोरियन का मानना है कि गयासुद्दीन तुगलक को मारने में हाथ किनका था, उनके बेटे का ही हाथ था, क्योंकि वो गद्दी पर बैठना चाहते। हो भी सकता है क्योंकि इससे पहले हमने बहुतों को देखा है कि जो अपने अब्बा को, ससुर को मार दिया है सिर्फ गद्दी के लिए। ये भी हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को मारा हो। ठीक, हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि हम वहां पे थे नहीं, बट जो किताबों में लिखी गई कि जश्न की तैयारी की गई थी। आपको बस इतना याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक मरते हैं किस चीज में, बंगाल की विक्ट्री में। ठीक, बंगाल की विक्ट्री को जश्न मनाने में ये इनकी फौत हो जाती है, वफात हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक, हिस्सन जूना खान, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। जैसे गाजी मलिक ये थे, गयासुद्दीन तुगलक हो गए, ऐसे ही जूना खान, उनको उलुग खान भी बोला जाता था। ये नेक्स्ट बनते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं, वो कौन बैठता है, जूना खान या उलुग खान या मोहम्मद बिन तुगलक बोल लीजिए, 3 नामों से उनको जाना जाता था। ठीक, अब आता है सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे गद्दी पे बैठे नाम बदलेंगे हम। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइटल के अंदर में हम रहेंगे। ओके, आगे बात समझ में। अब आते हैं, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। गयासुद्दीन तुगलक का टेन्योर रहा 1320 से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक जो नाम से इन्होंने एंट्री लिया था, फिर वो गद्दी पे जैसे बैठे गयासुद्दीन नाम रख लिया इन्होंने। तुगलक के बारे में आप जानते हैं क्योंकि ये जो इनकी एंसेस्टर थे, जिस कबीले में रहते थे उस कबीले का नाम तुगलक था, जो तुर्की में रहते थे। उस चीज को इन्होंने हाईलाइट किया इंडिया में आने के बाद, तो तुगलक डायनेस्टी का नाम रखा। ठीक, इन्होंने किस किस जगह को फतह की, बंगाल, उत्कला, उड़ीसा, वारंगल। उत्कला का है नॉर्थ उड़ीसा अभी। ठीक, और ये उड़ीसा ही है, और इधर ये तेलंगाना, वारंगल हो गया आपका तेलंगाना। ये सब सारी चीजें देख ली हमने। इनकी डेथ हो गई 25 में, 1325 में, किस चीज की, जश्न मनाने में, बंगाल की जश्न मनाने में। ठीक, इसके बाद सक्सेस कौन करते हैं इनको, इनके बेटे जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने जश्न की तैयारी की होती है, जिनका एक और नाम है क्या है, जूना खान और उलुग खान। ओके, आगे बात समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े, चलो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इसमें, इनकी टेन्यूर है बहुत तो अजीब व गरीब घटती है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक टेन्यूर क्या है, 1325 से लेकर 1351, लगभग 26 साल, 26 ईयर तक ये रूल करते हैं। सोच के देखिए कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है और 26 साल रह जाता है, तो फिर देश का निजाम क्या होगा। जाहिर सी बात है, कोई ज्यादा दिन तक बैठ जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करेगा। वैसे ही ये है कि राजा जो होते हैं वो शांति से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इन 1325 जूना खान द क्राउन प्रिंसेस स्वर्ण द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में ये गद्दी पे बैठ जाते हैं, ओवरथ्रोन करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, बैठते ही इनके अब्बा ने जगह को जीता और इन्होंने देखिए क्या करते हैं, ये रेज टैक्सेस इन द दोआब। दोआब किसको बोलते हैं, दो मतलब दो हो गए 2, और आब मतलब होता है वाटर, पानी। मतलब कि दो पानी वाले के बीच में जगह जो होती है जो बहुत फर्टाइल होती है। मतलब कि यहाँ बेसिकली बात हो रही है गंगा और यमुना के बीच में। गंगा और यमुना के बीच में जो भी जगह पड़ती है वहां पे इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। क्यों टैक्स इंक्रीज किया भाई, क्योंकि वहां पे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, ज्यादा मतलब पैदावार होती है, जो क्रॉप्स होते हैं वो ज्यादा निकलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग ज्यादा उगाते हो तो आप लोग ज्यादा टैक्स पे करोगे। अब लोग बहुत हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए, बोले कि भाई हमको नहीं रहना इस दोआब रीजन में। वो लोग जगह छोड़कर माइग्रेट कर गए, कहाँ पे, जंगलों में ये माइग्रेट कर गए। अब देखो कि जो लोग सामान उगाते हैं वो लोग जंगल में भाग गए, तो फिर क्या होगा भाई, उनकी जो सामान उगाई जा रही थी, क्रॉप्स उगाई जा रही थी, हम लोग खा रहे थे। ठीक, अब क्या हुआ कि वही भाग गए तो हम लोग क्या खाएंगे, तो चीजें इंक्रीज हो जाएंगी।
मतलब वो दाम इंक्रीज हो जाएंगे या खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जब क्या होता है कि कभी भी क्या होती है, जब शॉर्टेज होती है तो पैसे इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड उतनी ही है। शॉर्टेज हो गई तो प्राइस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, फिर जो गरीब होंगे वो भूख से मरेंगे। अभी हमने फिलहाल में कुछ देखा है कि जो किसान थे वो रोड पे बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, जब वो रोड पे बैठे हुए थे तो जो भी चीजें खेतों में उगने वाली थी वो सब सारी चीजें महंगी हो गई थी ना। तो ये बेसिकली उसी टाइम भी यही हुआ था कि जो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे तो लोग भाग गए। यहाँ पे भी नया लॉ आया था इसलिए लोग रोड पे बैठे, यहाँ पर रोड पे नहीं बैठे, वो जंगल ही छोड़ दिए, जंगल में चले गए। क्रॉप्स वाले दोआब वाले रीजन को छोड़कर वो लोग जंगल में चले जाते हैं। फिर फूड शॉर्टेज होती है। देन क्या होता है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। अब देखो उससे नहीं थकते, कुछ ना कुछ करते जाते, तो इन्होंने अपनी कैपिटल बदल ली। कहां से कहां? दिल्ली से देवागिरी, और उसको देवागिरी का नाम रख दिया इन्होंने दौलताबाद। अब जो नहीं जानते ये देवागिरी दौलताबाद है कहां पे, तो ये भाई महाराष्ट्र में है। ठीक, देवागिरी जो अभी के दौलताबाद है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल होगी आपकी मुंबई, और इसके सीएम हो गए उद्धव ठाकरे। ठीक, अभी के। अब ये नहीं कि वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो तो बोल रहे सीएम बदल गए, सर ने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। देख लेना वीडियो मैंने कब डाली है। ओके, अब देखिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इन 1325 जूना खान क्राउन अप, मतलब जूना खान जो होते हैं वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर देन क्या होता है कि इन्होंने टैक्स बढ़ा दी कहां पे? दोआब रीजन में। फिर वहां के लोग जो होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं, मतलब खेती करना छोड़ के वो लोग जंगल में चले जाते हैं। ओके, देन क्या होता है कि जब फूड शॉर्टेज होगी, क्योंकि जो लोग खेती करते थे वही लोग छोड़ के भागे, तो खेती करेगा कौन? कोई नहीं करेगा, तो वहां पे पैसे बढ़ गए। मतलब कि जो खेती से उगाई जाने वाली चीजें थी उन सब पे पैसा इंक्रीज हो गया। आगे बात समझ में। देन क्या होता है कि इन्होंने अपने कैपिटल बदला, कहां से कहां करा? दिल्ली से आपका देवागिरी तक। देवागिरी को इन्होंने नाम दिया दौलताबाद। नाम बदलने की प्रक्रिया है जो बहुत पहले से, अभी नहीं बदला जा रहा है, बहुत पहले से इसको बदला ही जा रहा था। दौलताबाद जो बेसिकली अभी कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई की सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 सिक्के हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, आप लोग हमें अभी बताते हैं आपके, आप जानिएगा कि इन्होंने क्या क्या और किया है। अभी तो देखा आपने बहुत कुछ अड़बड़ गड़बड़ करते जा रहे हैं। तो आप देखते हैं ही इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रास कॉइन। बहुत अच्छी बात है, सिक्का उछाला आपने भी मार्केट में। जाहिर सी बात है कि आप सुल्तान बने हो तो अपना सिक्का उछालोगे, इन्होंने भी उछाला, बट इनकी सोच थी बहुत अलग थी। देखते हैं ये क्या करते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉपर और ब्रास के कॉइन। जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, आपने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किया कॉपर और ब्रास के, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करते हैं? द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स, जो कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसकी वैल्यू और सोने और चांदी की वैल्यू बराबर कर दी। अब देखो कि भाई ये कॉपर, मतलब इनका कहना था कॉपर इज इक्वल टू गोल्ड। ठीक, ब्रास इज इक्वल टू कॉपर, ब्रास इज इक्वल टू गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक, अब ये कौन सी बात हुई? जिनके पास गोल्ड नहीं है, जिनके पास सिल्वर नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, चलो भाई हम लोग कॉपर ले जाते हैं, ब्रास ले जाते हैं और सोना लेके आएंगे। तो सोने और इसमें फर्क क्या रहेगी? अब आप बोलो कि आज क्या होती है, आज की जो गवर्नमेंट है ये बदलती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है। ठीक, मेरे पास है 10,000 रुपए, ठीक, 10,000 में 500 के नोट है। अब कल को जो गवर्नमेंट आती है उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के। वो बोलते हैं कि ये 1-2 रुपए के जो सिक्के हैं ना ये आपके 500 के नोट के बराबर है, मतलब 1 रुपये का सिक्का इज इक्वल टू 500 का नोट। तो भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो डाउन होगी, मार्केट में क्या होगा? जिनके पास पहले से जो पैसे होंगे, मतलब कि ये बिल्कुल इरेगुलर टाइप का स्टेप था कि मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं बस ले लिया। हमारी भी जो गवर्नमेंट होती है कभी कभी ऐसी स्टेप लेती है कि जो उनको भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, मतलब किसी से पूछ के ही नहीं लेते, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो सोचते ही नहीं है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। बहुत सारे आपने लॉ देखा होगा स्टार्टिंग से 1947 से लेकर अभी 2022 तक बहुत सारे ऐसे लॉ आए जिसका हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो पब्लिक का उसका कोई मतलब ही नहीं है, बट आप बना देते हो और जिसका फायदा भी कुछ नहीं होता है और बहुत सारे नुकसान भी हो जाती है। वैसा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। सही बात है, आपने इंट्रोड्यूस करा, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? तो देखो इन्होंने क्या किया, कॉपर ब्रास की जो कॉइन निकाले उसका जो वैल्यू किया उन्होंने इक्वल कर दिया गोल्ड और सिल्वर के। मतलब ये बेतुकी बात होगी, मतलब कि आपको इकोनॉमिक्स का कुछ लेना ही देना नहीं है, इकोनॉमी नाम की कुछ होती ही नहीं है। ठीक, हमें करनी है बस सुल्तानी, हम करेंगे सल्तनत की देखभाल और हम अपना सिक्का उछालेंगे, बट सिक्के से क्या होगा मार्केट में हमें कोई पता नहीं है। ऐसी बात इन्होंने कर दी थी। अब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ कॉइन्स ड्रॉप। अब क्या होता है, कॉइन्स की जो होगी जाहिर सी बात है वैल्यू ड्रॉप होगी और मार्केट में बहुत उछल मचल मच गई, क्योंकि वहां का जो इकोनॉमी हो गया बहुत डाउन हो गया।
फिर इनको इस स्टेप पे सॉरी करना पड़ा, आई एम सॉरी बाबू। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इन्होंने कॉपर और ब्रास के जो करेंसी, इन्होंने सिक्के जो उछाले थे उसको वापस लिया। नहीं भाई ये मैंने गलत किया, अच्छी बात है, गलती स्वीकार कर ली, बहुत अच्छी बात होती है जब सरकार अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है, जो फायदेमंद नहीं होती है पब्लिक के लिए। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई कि इन्होंने कॉपर और ब्रास के सिक्के उछाले थे मार्केट में, जिसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर के बराबर कर दिया था इन्होंने। ओके, फिर इनको वापस लेना पड़ा क्योंकि इकोनॉमी जो होती बहुत ज्यादा कोलैप्स कर गई थी। ठीक, आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये थी वो दोनों सिक्के जो ब्रास और कॉपर के थे, इनकी वैल्यू हो गई थी गोल्ड और सिल्वर के बराबर, बहुत गलत स्टेप था। अब यहां पे देखते हैं हम लोग क्या होता है भाई। टू कनकर खुरासन। अब क्या है कि अच्छी बात है, कोई भी राजा होता है कुछ कनकर करने की बात करता है, इन्वेंशन करने की बात करता है, इन्वेट करने की बात करते हैं, अच्छी बात है। राजा हो, शांति से बैठोगे तो कोई और मार के चला जाएगा, अच्छी बात है, तुम अपनी सल्तनत को बढ़ा रहे हो। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, खुरासन को मतलब जीतने के लिए, इराक को जीतने के लिए और ट्रांसोक्सेनिया को जीतने के लिए इन्होंने आर्मी बढ़ा दी। आर्मी कितनी बढ़ा दी, 3,70,000। अच्छी बात है, आर्मी बढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। बट क्या है कि आर्मी कोई काम नहीं करती है, वो सिर्फ हिफाजत करती है, उसको खाना पीना उसकी सैलरी देनी होती है। अब देखो कि आप खेत में काम कर रहे हैं, जो उनको उठा कर ले गए आर्मी में भर्ती कर लिया, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, फिर उनको तो देना होगा ना कुछ, वो तो थी नहीं इनके पास, कहाँ से लाओगे। मतलब देश की जो टैक्सेस होती है उससे ही तो आर्मी की जो पे होती है, पेमेंट होती है। अब देश में कोई कमाने वाला ही ना रहे, जो है आर्मी में ही है, तो देश में पैसा आएगा कहाँ से, ये सब इन्होंने सोचा नहीं। मतलब कि इनके स्टेप जो थे आप देख रहे हो, अजीबो गरीब टाइप के स्टेप ले रहे हैं। अब क्या होता है कि अब बोलोगे ये खुरासन, इराक और ट्रांसोक्सेनिया ये है क्या। अब जानते हैं ये सब क्या है। खुरासन जो हो गया ईरान वाला पार्ट होता है, ईरान का बेसिकली पार्ट है, और इराक तो आपको समझ में आ रहा है, इराक जो अभी कंट्री है, ये समझ लो। ट्रांसोक्सेनिया ये कौन सी जगह, ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी तान वाली देशें हैं ये सब सारी ट्रांसोक्सेनिया में आते हैं। आगे बात समझ में। इन सबको जीतने का ख्वाब देख रहे थे ये कौन, मोहम्मद बिन तुगलक देख भी रहे थे। इन्होंने लोगों को उठाकर आर्मी में भर्ती कर ली, और फिर क्या हुआ, इनको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इकोनॉमी पहले से कोलैप्स थी, जो इनके सिक्के उछाले गए थे उसके वजह से, फिर उसको तो ले लिया वापस। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ही लेड द करांचिल एक्सपेडिशन टू द कुल्लू कांगड़ा। अब इन्होंने क्या हुआ कि कुल्लू कांगड़ा को जीतना चाहते थे। क्यों, हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू मनाली आप लोग सुनते हो, कांगड़ा वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, घूमने जाना होगा तो चले जाना। इसको ये जीतना चाहते थे, ये रीजन को इन्होंने जीतना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि इसके रास्ते हम हिमालय को क्रॉस करेंगे और देन हम क्या करेंगे, चाइना पे हम इन्वेट करेंगे। इनकी ये ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी इनकी। तो बोल रहे थे कि हम कुल्लू के रास्ते, हिमाचल के रास्ते हम हिमालय को क्रॉस करेंगे, और हिमालय क्रॉस करने के बाद हम चाइना को इन्वेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मतलब चाइना को इन्वेट करने की बात इनकी सोच थी, इन्होंने पहली बार सोचा था। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेडिवल हिस्ट्री में चाइना को फतह करने की बात किसने कही थी, कौन से राजा थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दे दीजिएगा, बट इन्होंने जीता नहीं था, सिर्फ बात ही कही थी। ओके, आगे भी समझ में। अब ये जो करांचिल एक्सपेडिशन है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किनका था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का था। ओके, ये सारी आपने चीजें देख ली। ये अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन तुगलक ओरिजिनली इन्वेटेड टू क्रॉस द हिमालयस एंड इन्वेट द चाइना। मतलब चाइना को जीतने की बात कर रहे थे। जब ये कुल्लू और कांगड़ा को जीत लेते तो उसके रास्ते ये हिमालय क्रॉस करना चाहते थे, फिर ये चाइना पर अटैक करना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा इनका कहना था, मतलब इनके टाइम के हिस्टोरियन का कहना था। देन आते हैं और इन्होंने क्या क्या करा भाई, देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं अच्छे से, बहुत मजेदार इनकी चल रही है स्टोरी। ऑल द अबव इवेंट्स लेड टू रेवोल्ट्स। अब देखिए, कोई गलती आप कितना कीजिएगा कोई बर्दाश्त करेगा, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो इनके जो गवर्नर हुआ करते थे, मतलब कि जो गवर्नर थे, मतलब कि मान लीजिए ये सुल्तान हो गए, कैपिटल में बैठे हैं, बट अलग अलग इलाकों पे एक एक गवर्नर बैठाते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। ठीक, तो ये क्या होता था, इनकी सल्तनत चलती थी जब वो टैक्स देते थे। अब वो बोल रहे थे भाई हम तो टैक्स दे रहे हैं, बट आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अजीब व गरीब जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है, ना ही सल्तनत बढ़ रही है, सिर्फ आप अपने ख्वाब देख रहे हो, सपने देख रहे हो, इसके चक्कर में हमारा बहुत भारी नुकसान हो जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको टाटा बाय बाय कर दे और अपनी सल्तनत हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इनकी बहुत सारी रेवल चली और उसमें बहुत सारी स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट भी होगी। अब उन सारे स्टेट के बारे में हम जानेंगे वो कौन सी
स्टेट थी। मदुराई बिकेम इंडिपेंडेंट, मदुराई जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब मदुराई कौन सी जगह है? हमने इससे पहले भी मदुराई की जिक्र करा था, हमने खिलजी के टाइम में उन्होंने उस जगह को कैप्चर किया था। मदुराई जो है वो तमिलनाडु का पार्ट है, बहुत खूबसूरत सी जगह है मदुराई। ओके ठीक। अब क्या आता है कि तमिलनाडु की कैपिटल आपका चेन्नई हो गया, सीएम कौन हो गए? आर.के. स्टालिन हो जाते हैं। ठीक। जलालुद्दीन एहसान शाह, अब मदुराई जब इंडिपेंडेंट हुई तो वहां के बागी कौन थे, मतलब कि उसको आजाद किसने कराया? जलालुद्दीन एहसान शाह उसको आजाद कराते हैं। ये चीज याद कर लीजिएगा, मदुराई को किसने आजाद कराया? अलाउद्दीन एहसान शाह। ओके। अब आते हैं फाउंडेशन ऑफ विजयनगर। विजयनगर का फाउंडेशन होता है कि उस टाइम में एक और जगह निकलती है विजयनगर किंगडम, इसके बारे में हमें अच्छे से देखना है। विजयनगर किंगडम जो बाद में है बहुत ज्यादा फैलती है, साउथ में इसका बहुत ज्यादा फैला होता है, मतलब कि बहुत अच्छे खासे जगहों पे इन्होंने रूल करते हैं विजयनगर किंगडम के। हरियर एंड बुक्का ने इसका फाउंडेशन रखा, मतलब उसके किंग यही बने। इसको हम फिर से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में। अब आते हैं कि वारंगल जो इनके अब्बा ने जिसको कैप्चर किया था वो भी आजाद हो जाता है। तो बेसिकली जो ये होगा विजयनगर किंगडम के ही पास बगल में ही हो जाता है। मतलब कि ये देख रहे हो कि जितने भी साउथ इंडिया वाले पार्ट है जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में जीता था, वो सीधे धीरे धीरे ये साथ छोड़ रहे थे। फाउंडेशन ऑफ बहमनी किंगडम, इसके बारे में मैं पढ़ना है, विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम, जो हम लोग एक अलग एपिसोड में दोनों को देखेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ के कौन बनते हैं? हसन गंगू जो होते हैं यहाँ के राजा बनते हैं। तो आपने देखा कौन कौन सी जगह हो गए? मदुराई हो गया, विजयनगर किंगडम हो गया, बहमनी किंगडम हो गया, वारंगल, ये 4 जगह जो इंडिपेंडेंट हो गए। उस मतलब कि इनके फेल्यूर की वजह से, कि मतलब ये पैसे लेते थे उसका गलत इस्तेमाल करते थे। ठीक। तो ये लोग बोलते थे कि नहीं भाई हम जा रहे हैं अलग, तुम अपना एक्सपीरियंस करते रहो, अपना प्रैक्टिकल लाइफ जीते रहो, हम चलते हैं अपना अलग सल्तनत बना के, हम तुम्हें पैसा देने वाले नहीं है, हम तुमको सपोर्ट करने वाले नहीं है। फाइनली क्या होता है कि इतनी सारी चीजों से ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसकी डेथ हो जाती है। डाइड इन ठट्टा में ये डाइड कर जाता है 1351 में। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। 1351 में ठट्टा में इंतकाल कर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है ठट्टा में। अब ये लोगों ठट्टा है कहाँ पे? जगह का नाम है, बिल्कुल जगह का नाम है। ये क्या होता था, एक टाइम में सिंध का कैपिटल होता था। सिंध मतलब कि बेसिकली पंजाब और लाहौर, उसका कैपिटल हुआ करता था ठट्टा। तो समझ में आ गई होगी कि लाहौर की जिक्र मैंने कर दी, तो ये जगह ठट्टा कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ओके। चलिए हम लोग एक बार और इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि जो बार बार ये अनसक्सेसफुल होते हैं, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनकी जितनी भी गवर्नर एरिया थी, जितने भी मतलब साइड एरिया थी, तो वो सब सारे बागी बनने लगे। मतलब जो भी इनके गवर्नर थे बोले कि नहीं, बहुत सारे गवर्नर, हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंट होने। उसमें 4 का नाम दिया हुआ है। मदुराई के बने कौन? जलालुद्दीन एहसान शाह। विजयनगर के बने हरियर एंड बक्कू, और वारंगल भी अलग हो गया। और देन बहमनी किंगडम भी बना, जिसके कौन थे? हसन गंगू। और फाइनली ये डेथ कर जाता है ठट्टा में। ठट्टा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे।